गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ इज विकास योगी और योर मोस्ट वेलकम इन योगी नर्सिंग कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और गाइज मॉर्निंग का टाइम है, ओबीजी डिस्कस करने का टाइम है। और गाइज ओबीजी के अंदर अपन डिस्कस कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित टर्मिनोलॉजीज, यानी कि नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बोथ टर्मिनोलॉजीज अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो किससे लिंक करती है, एम साइकिल से लिंक करती है। और गाइज जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था एम साइकिल से संबंधित एक टर्म है एमनोरिया, अपन ने डिस्कस किया था। हर एक क्वेश्चन की अपन ने बात की थी, हर एक कंसेप्ट की अपन ने बात की थी। तो इसके साथ साथ में एमनोरिया क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा टाइप एमनोरिया किसकी वजह से होता है, सभी चीज़ें अपन ने 1 by 1 डिस्कस की थी, और भी हर एक कंसेप्ट के साथ में। और माय डियर आज अपन डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ से प्यूबर्टी, यानी कि देखो एम साइकिल, जैसे कि एमनोरिया एम साइकिल की एक टर्म है, मेनोपॉज एक टर्म है, मेनार की एक टर्म है, डिसमेनोरिया एक टर्म है। माय डियर इसी प्रकार से प्यूबर्टी भी एम साइकिल से रिलेटेड क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है। तो माय डियर आज अपन डिस्कस करेंगे प्यूबर्टी। तो माय डियर सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए आपको बात बताना चाहूँगा। देखो यार बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ लेक्चर को रिमूव मत करो, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी 2-4 रोज से ही आए हैं, इसलिए उनके प्रीवियस लेक्चर क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो कि सर हमारे तो हायरार्की टूट जाएगी, कंटिन्यूटी टूट जाएगी। और देखिए मेरे को, देखो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपको, लेक्चर रिमूव करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। लेकिन फिर वो क्या होता है कि अगर ये अपने सिस्टम के ऊपर इतना ओवरलोड रहेगा तो ऐसी कंडीशन में वही दिक्कत है, फिर अपनी लाइव क्लासेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। कभी क्लियरिटी नहीं रहेगी, कभी कनेक्शन टूट जाएगा, पता नहीं क्या क्या समस्या रहने लग जाएंगी, है ना। इसीलिए मैंने रिमूव करने वाला बताया था, लेकिन जब तक चलता है जब तक ठीक है। चलो फिर देखो मैं आपको फिर से एक चांस दे रहा हूँ, जो नए बच्चे आए हैं, जो 2-4-5 दिन में जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिसके प्रीवियस लेक्चर पेंडिंग में है, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए हैं, तो वो जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 2 दिन में 3 दिन में अपने प्रीवियस लेक्चर क्या कर ले, फिनिश कर ले। अदरवाइज फिर वो लेक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज, तो मेरे ख्याल से इतनी छूट काफ़ी है। और गाइज इसके साथ साथ में जैसे जैसे अपने क्लासेज होंगी, जैसे क्लास कंप्लीट होगी, तो क्लास कंप्लीट होने के बाद में जैसे 12 आवर कंप्लीट होते हैं, 12 आवर कंप्लीट होते ही लेक्चर परमानेंटली रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। आपके पास में 2-3 दिन का टाइम है। जो नए बच्चे आए हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, 2-3 दिन की मैं आपको छूट दे रहा हूँ। 2-3 दिन तक अपन लेक्चर को रिमूव नहीं करेंगे, 3 डेज तक रिमूव नहीं करेंगे। 3 डेज के बाद में एब्सोल्युटली रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए जिनके प्रीवियस लेक्चर अधूरे हैं या फिर जो लेट आए हैं, वो प्रीवियस लेक्चर अपने कंप्लीट कर ले, और साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाना। ध्यान रखना ये नोट्स ही आपको काम आने वाले हैं, अदरवाइज ये लेक्चर्स तो भी रिमूव हो जाएंगे, फिर आप लेक्चर देख नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको दोबारा पढ़ना हो तो आपके पास अपने नोट्स अवेलेबल रहेंगे। क्लियर माय डियर। तो चलो वेल बहुत अच्छा, तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं माय डियर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं प्यूबर्टी। और माय डियर सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है। व्हाट इज प्यूबर्टी, व्हाट डू यू मीन बाय प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को अपन डिफाइन कैसे करेंगे कि प्यूबर्टी कहते किसे हैं। तो माय डियर सिंपल सा आपको रिप्लाई देना है। क्या रिप्लाई देना है कि जब किसी भी फीमेल में या फिर किसी भी मेल के अंदर ग्रेजुअली, ग्रेजुअल का मतलब धीरे 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 धीरे, सहले सहले, गजे गजे, कहने का मतलब जब धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है, तो माय डियर इसी ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को किस नाम से जाना जाता है, प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। क्या ध्यान में रखना है, व्हाट इज प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए फीमेल और इन ए मेल। कि साहब मेल और फीमेल के अंदर ग्रेजुअली धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलप होना, आवाज का भारी होना, एड्री यानी कि एक्सिलरी हेयर्स का डेवलप होना, प्यूबिक हेयर्स का डेवलप होना, हाइट का बढ़ना, मेंसेस का एस्टेब्लिश होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सभी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखना कभी भी ये अचानक से ऑनसेट नहीं होते। ऐसा नहीं किसी महिला के अंदर अचानक से ही पूरे
रेगुलर मेंसेस आना स्टार्ट हो गए, किसी में अचानक से पूरी दाढ़ी आ गई, किसी के अंदर अचानक से ही एक्सिलरी हेयर ग्रो कर जाएंगे। अचानक से कभी नहीं होते ये, 1 सेकंड में कभी नहीं होते, 1 मिनट में कभी नहीं होते, 1 घंटे में नहीं होते, 1 दिन में नहीं होते, कई दिन लग जाते हैं, धीरे धीरे होते हैं। कहने का मतलब इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है माय डियर, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। सो पहले अपन ने मीनिंग बात की कि साहब व्हाट इज प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए फीमेल और इन ए मेल। फिर यहाँ से अपन बात करना चाहेंगे जो कि बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन आता है बहुत से एग्जाम में, ये क्वेश्चन पुट अप भी हुआ है कि ये जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये एक फीमेल में कितनी एज के ऊपर देखने को मिलता है। यानी कि प्यूबर्टी का जो ऑनसेट होता है, इस प्यूबर्टी का ये ऑनसेट कितनी एज के ऊपर होता है। तो माय डियर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से कि जो प्यूबर्टी होती है, इस प्यूबर्टी का जो ऑनसेट होता है, यानी कि इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का अपीयरेंस कब से स्टार्ट हो जाता है। तो एक बात तो आप ध्यान रखना, अगर रेंज के अंदर ऑप्शन है जैसे कि 8 से 12 वीक के 8 से 12 ईयर के बीच में क्या प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, क्या 10 से 12 ईयर के बीच में होता है, क्या 12 से 14 ईयर के बीच में होता है, या 10 से 16 ईयर के बीच में होता है। तो माय डियर यहाँ से जो अपन एज की रेंज की अगर बात करें तो आप कहोगे कि साहब 10 से लेकर के और 16 ईयर, कि साहब 10 से लेकर के और 16 साल के बीच में एक फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का क्या होता है, ऑनसेट होता है। लेकिन ध्यान रखना अगर ऑप्शन के अंदर 10 से 16 साल भी है, लेकिन इसके साथ साथ में 12 से 16 साल भी है, तो माय डियर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वी गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू 12 टू 16 ईयर। क्या कह रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि प्यूबर्टी का ऑनसेट कितनी एज पे होता है, अपने को ऑप्शन में 10 to 16 ईयर भी आंसर सही है, 12 to 16 ईयर भी आंसर सही है, लेकिन माय डियर अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी 10 से 16 साल के बजाय फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसे देंगे, 12 से 16 साल को। यानी कि प्यूबर्टी का ऑनसेट कितनी ईयर के ऊपर होता है, 12 से 16 साल के ऊपर। अदरवाइज यू कैन से आल्सो 10 to 16 ईयर, 10 से 16 साल भी कह सकते हैं, 12 से 16 साल भी कह सकते हैं, लेकिन जो पहली प्रायोरिटी आपको मान के चलनी है वो कौन सी है, 12 से 16 साल। और अगर ऑप्शन में 12 से 16 साल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में फिर आपका आंसर क्या जाएगा, 10 से 16 साल के बीच में क्या होती है, प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है। तो माय डियर ये तो प्यूबर्टी के ऑनसेट की रेंज की एक एज थी। अब यहाँ से अपन बात करते हैं पीक एज की बात, यानी कि एवरेज एज की बात। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पीक एज ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी के ऑनसेट की पीक एज क्या होती है। अब यहाँ 10 से 12, 8 से 10, 12 है, 14, 14 है, 16, रेंज का कोई मामला नहीं है भाई। एक वर्ड के अंदर बताओ कि 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, एवरेजली एग्जैक्टली कितने साल के ऊपर प्यूबर्टी का ऑनसेट हो जाता है। तो माय डियर यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि प्यूबर्टी के ऑनसेट की पीक या फिर जो एवरेज जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 13। हे गाइस कम ऑन फोकस ऑन द पॉइंट है कि प्यूबर्टी के ऑनसेट की जो एवरेज एग्जैक्टली या फिर जो पीक एज होती है वो कितनी होती है, 13 साल होती है, 13 ईयर होती है। क्योंकि माय डियर देखो 12 से 16 तो एक रेंज है, किसी वुमेन में 12 साल के ऊपर प्यूबर्टी ऑनसेट हो जाती है, किसी में 13 पे, किसी में 14 साल पे, किसी में 15 साल पे, किसी में 16 साल में। लेकिन अगर अपन एक रेशियो देखें कि जो ज़्यादातर वुमेन्स होती हैं, मोस्ट ऑफ फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी का ऑनसेट लगभग 13 ईयर या फिर नियर अबाउट 13 ईयर के ऊपर देखने को मिलता है। इसीलिए प्यूबर्टी की पीक एज, एवरेज एज कितनी कंसिडर की जाती है, 13 ईयर, यानी कि 13 साल प्यूबर्टी की एज कंसीडर की जाती है। तो आई होप माय डियर आपको यहाँ से ये दो चीज़ें समझ में आई होंगी। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज व्हाट इज प्यूबर्टी और सेकंड वन इज व्हाट इज द एज ऑफ द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, देन व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तीनों क्वेश्चंस क्या बड़े अच्छे से आसानी से क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। और ये जो चीज़ है मैंने आपको यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है
देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अपन पढ़ रहे हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल और ए मेल। देन एज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी 10 to 16 ईयर, 10 से 16 साल। लेकिन मैंने आपको समझा दिया, अगर 10 से 16 साल के साथ साथ में अगर किसी ऑप्शन में 12 से 16 साल है तो पहली प्रायोरिटी किसे देंगे? 12 से 16 साल को। माय डियर ध्यान रखना, आज से 2 साल पहले 10 से 16 साल को ही पहली प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन आपको पता है एनवायरनमेंट और खान पान चेंज होने की वजह से ये एजेस भी चेंज होती रहती हैं। इसलिए यहाँ से ध्यान रखना, आज के टाइम में प्यूबर्टी के ऑनसेट की जो रेंज में जो एज है वो है 12 से 16 साल। अगर ऑप्शन में 12 से 16 सही नहीं, 12 से 16 अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन चूज 10 to 16 ईयर। फिर इसके बाद में कि पीक या फिर एवरेज एज ऑफ दी प्यूबर्टी, कि साहब प्यूबर्टी की पीक एज क्या है, एवरेज एज क्या है, एग्जैक्ट एज क्या है, तो फिर अपना आंसर जाएगा माय डियर कितना ईयर? 13 ईयर। 13 साल के ऊपर प्यूबर्टी का क्या होता है? ऑनसेट होता है। इतनी बात क्लियर। हम देखिए नेक्स्ट चीज अपन यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुत शानदार जानदार जबरदस्त लाजवाब जानदार कंसेप्ट बनने वाले हैं। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा माय डियर, फोकस रहिएगा, कंसंट्रेट रहिएगा। अपन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे? कॉजेज ऑफ ए ऑनसेट प्यूबर्टी। हे गाइस, अटेंशन हियर, फोकस हियर, कंसंट्रेट ऑन द पॉइंट। क्या कह रहा हूँ? व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी, कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से 10 से 16 साल के बीच में या 12 से 16 साल के बीच में या फिर 13 साल के ऊपर प्यूबर्टी का ऑनसेट हो गया, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने स्टार्ट हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? आखिर इसका क्या रीजन है? अपन उन रीजंस की बात करने जा रहे हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के ऑनसेट का क्या क्या कारण है, किन वजह से प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है? तो गाइस पहला क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है, इसका आप रिप्लाई करोगे बिना समय गवाए, बिना टाइम वेस्ट किए, क्विक में चुटकी से हटाए आप क्या करोगे? रिप्लाई करोगे। देयर आर नो एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। मैं यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, आप अपने आयु के लेवल से ऑप्शन दो मुझे, आप अपने आयु के लेवल से आप आंसर तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। व्हाट इज माय क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी, या फिर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी? हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी? व्हाट आर लगाया है मैंने, इज नहीं कहा। आर का मतलब एक नहीं अनेक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब प्यूबर्टी का एक कारण है वो बताओ, अगर 2 हैं तो 2 बताओ, अगर 3 है 3 बताओ, भाई 4 5 6 7 जितने आपको पते हैं सब बताओ, मुझे सारे के सारे कारण बताओ। गिव योर रिप्लाई और देखो कि आप कितना सही बता रहे हो और आपके कॉम्पिटिटिव आपसे कितना आगे हैं या कितना पीछे हैं, आपसे कितना अच्छा बता रहे हैं या फिर आपसे कितना गलत बता रहे। अपने आप को एवेल्युएट करो, अपने आप को एसेस करो। तो टेल मी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी? प्यूबर्टी के ऑनसेट का कारण क्या है माय डियर? मैंने इज नहीं कहा, आर कहा है। मैंने कोई हार्मोन भी नहीं पूछा। आप चाहे हार्मोन बताओ, चाहे कोई कंडीशन बताओ, चाहे कोई सिस्टम बताओ, जो भी बताओ, सभी कारण बताओ। वेल 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 वेल, शानदार जानदार जबरदस्त औंदा प्रदर्शन रिप्लाई, वेरी गुड रिप्लाई। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी? आर लगाया है सेंटेंस में, ये मैं नहीं एग्जामिनर भी लगा सकता है और एक ऑप्शन में दे सकता है ऑल ऑफ दीज। इसलिए आपको हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है और मैं प्रिपेयर करूंगा आपके हर तरीके के क्वेश्चन के लिए, हर एंगल से, किसी भी एंगल से, चाहे भले एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप क्यों ना बने। लेकिन बस आपको इतना है, लेक्चर कंप्लीट देखना है, लास्ट तक बने रहना है। कोई क्लास अगर आप पढ़ ही रहे तो फिर क्लास मिस नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी हायरार्की सीक्वेंस आपका टूट जाएगा माय डियर। कल हाँ एक बात और ध्यान रखना, कल इवनिंग के अंदर अपना बड़ा शानदार जानदार जबरदस्त क्वेश्चन सेशन चला था। लगभग 8-10 क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए थे। तो उसके अंदर कुछ ओबीसी के भी क्वेश्चन थे और कुछ F1 के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के, ब्लड ग्रुपिंग के भी क्वेश्चन थे। तो देखो भाई देखो, ब्लड ग्रुपिंग
मॉर्निंग मैंने पढ़ा दिया और मुझे उम्मीद थी, मुझे विश्वास था कि ब्लड ग्रुप के किसी क्वेश्चन के अंदर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हर एक चीज मैंने ब्लड ग्रुप की आपको पढ़ा दी है। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि अगर फिर भी आपको ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन में से किसी को कोई डाउट होता है तो वो अपना डाउट वो उस क्वेश्चन को चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दे, ग्रुप में मत शेयर करना, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कि कई बार बहुत सारे क्वेश्चन या फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। कोई बच्चे पिक भेज देते हैं, कोई वीडियो शेयर कर देते हैं, वीडियो बेस वाला कोई इमेज बेस का क्वेश्चन डाल देते हैं, कोई कुछ और करते हैं। तो ऐसे टाइम में ग्रुप के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं, इसलिए मे बी ग्रुप्स के अंदर आपका डाउट मुझसे नोट नहीं हो, इसलिए आप चैनल के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपने डाउट को राइट डाउन करके भेज दीजिएगा जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हो। और जो ओबीसी वाले क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ और अभी देखता हूँ किसमें कितना है दम, अभी देखते हैं किसमें कितना है दम। लेकिन इतना विश्वास रखो, आप किसी से नहीं हो कम, आप किसी से कम नहीं हो, अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं आंकना है। अगर कोई और किसी काम को कर सकता है तो आप भी उस काम को कर सकता है। ही और सी कैन डू इट गाइज, यू आल्सो कैन डू इट। अगर वो इसे कर सकता है तो आप भी इसे कर सकते हो। ये थॉट अपने माइंड में रखना, कभी भी ऐसे नेगेटिव थॉट नहीं रखना कि ये केवल वही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। अरे नहीं भाई, जो चीज़ें आपकी बॉडी में हैं, जो चीज़ें ईश्वर ने, नेचर ने आपकी बॉडी में दी है, आपके शरीर में दी है, भाई सेम वही चीजें उसके में है, तो फिर वो कर सकता है और आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता। ये केवल आपकी थॉट का डिफरेंस है, आपकी थिंकिंग का डिफरेंस है। और माय डियर, ये थॉट ही है, ये आइडिया ही है जो आपको नीचे भी गिरा सकता है और आपको ऊंचे ऊपर भी ले जा सकता है। इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, ना तो नेगेटिव सुनो, ना किसी को नेगेटिव कहो और ना ही अपने माइंड में नेगेटिव थॉट आने दो। तो क्लियर? वेल, बहुत अच्छा आपका रिप्लाई आया, बहुत अच्छा रिप्लाई आया, बहुत अच्छा लगा आपके रिप्लाई को देख करके। मैंने पूछा कि आखिर वो क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। बहुत अच्छा, किसी ने एस्ट्रोजन बताया, किसी ने प्रोजेस्टेरोन बताया, किसी ने एंड्रोजन बताया, किसी ने एसपीओ बताया, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया। बहुत अच्छा आपका रिप्लाई आया। चलो फिर देखो, मेरे कुछ क्वेश्चन आप सोल्व करो। क्या मैं जैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, उन क्वेश्चंस का मुझे रिप्लाई दो। जो मे बी इनमें से कुछ क्वेश्चन अपन ने इवनिंग के मेरे ग्रुप के अंदर भी डिस्कस किए थे, लेकिन उन सभी क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ में मैं अभी उनके डाउट आपके क्लियर करने वाला हूं। इवनिंग के अंदर बच्चे बोल रहे थे कि सर ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गए, लेकिन ओबीजी वाले जो हार्मोन्स के क्वेश्चन थे इनमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो गाइज, उन सभी कंफ्यूजन्स का रिजोल्यूशन मैं अब आपको दे रहा हूं। सारे के सारे कंफ्यूजन आपको रिजॉल्व करूंगा। एक भी कंफ्यूजन आपका मैं यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला हूं माय डियर। वेल, इतनी बात क्लियर? यस और नो? चलो तो फिर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई दो। अपना जो पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। कि साहब कौन सा हार्मोन प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है? देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? हे गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, give your reply. ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एंड्रोजन से और ऑप्शन डी एफएसएच है। गाइस कम ऑन, गिव योर रिप्लाई फास्ट, क्विक, फास्ट, डू नॉट वेस्ट द टाइम। आई एम वेटिंग योर रिप्लाई। क्वेश्चन का रिप्लाई आना चाहिए, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। क्या एस्ट्रोजन प्यूबर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? क्या एंड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है? क्या एफएसएच रेस्पॉन्सिबल है? गिव योर रिप्लाई, गिव योर। वेरी गुड, वेल, शानदार, जानदार, जबरदस्त, लाजवाब, उम्दा प्रदर्शन। वेरी गुड।
बहुत शानदार रिप्लाई आया। लेकिन आप देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आप में से आपको नहीं पता लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों के बीच में। मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, ओबीसी पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से फंडा पढ़ा रहा हूँ, साइकेट्री पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है। आप में से कुछ लोग रिप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन उनके मन में शंका है, मन में डाउट है कि क्या पता यार सही होगा या फिर नहीं होगा, क्या पता सही होगा या फिर। लेकिन आज आपका ये डाउट आज के लिए, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए ये डाउट निकल जाना है। तो गाइस फॉलोइंग गिविंग ऑप्शंस के अंदर जो करेक्ट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है प्यूबर्टी के लिए, माय डियर वो है ऑप्शन ए, यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन इज द प्राइमरली, हे कम ऑन पॉइंट ऑन द फोकस ऑन द पॉइंट, एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है। अब देखना पहली प्रायोरिटी है रेस्पॉन्स। मैं ये नहीं कह रहा प्रोजेस्टेरोन नहीं है प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी है प्रोजेस्टेरोन भी। मैं ये नहीं कह रहा एंड्रोजन नहीं है एंड्रोजन भी। मैं ये नहीं कह रहा एफएसएस प्यूबर्टी के ऑनसेट के अंदर कुछ नहीं करता है, लेकिन एस्ट्रोजन भी करता है। और इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो रेस्पॉन्सिबल है, जो प्राइमरी ऑनसेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है हार्मोन प्यूबर्टी के, माय डियर वो है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजन। अब देखिए एक बार सिर्फ एक बार, एक पल की बात है, मैं एक बार आप इसका आंसर कंफर्म कर लो कि प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए जो प्राइमरी हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। अदरवाइज एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएस, जीएनआरएच ये सभी होते हैं, लेकिन जो प्राइमरी होता है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। एक बार इस आंसर को माइंड में सेट कर लो, क्योंकि मेरे पास में ऐसा एक सिस्टम है, 3 है मेरे पास ऐसे सिस्टम है जो आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन वो कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब एक बार आप इन क्वेश्चंस को समझ लोगे, इन क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर आप ले लोगे। क्लियर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन। इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, एग्जैक्ट डेसिमल दूंगा, अभी दूंगा। अगर अभी दूंगा तो फिर यहाँ भी टाइम खराब होगा, फिर अपने एक हायरार्की आएगी वहाँ भी टाइम खराब होगा। इसलिए अभी आप केवल करेक्ट आंसर, जिससे कि आपको ही पता लग जाए कि मेरा कितने क्वेश्चन सही आए, है ना। देन इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, सब बच्चे रिप्लाई करेंगे, ध्यान रखना कोई अपने पास रिप्लाई को नहीं रखेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल वॉइस चेंजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। वाह 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 वाह, क्या शानदार क्वेश्चन है, क्या शानदार क्वेश्चन है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है आपके डेलियन 2016 में आया हुआ है, आपकी सैफाई में आया हुआ है, बीएचयू 2017 में आया हुआ है, जीएमसी 2016 में आया हुआ है, पीजीआई रोहतक में आया हुआ है। यहां से क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस चेंजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। आपने सुना है कि जब किसी महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, जब किसी के अंदर भी अगर प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तो वॉइस में बदलाव आता है, आवाज में थोड़ा सा भारीपन आता है। तो इस वॉइस चेंजमेंट के लिए एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन से हार्मोन की वजह से ये फीमेल या फिर मेल की वॉइस के अंदर, वोकल कॉर्ड के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए क्या एस्ट्रोजन की वजह से, ऑप्शन बी क्या प्रोजेस्टेरोन की वजह से, ऑप्शन सी क्या एंड्रोजन की वजह से, ऑप्शन डी क्या एफएसएस की वजह से। अब अपना रिप्लाई करो, क्विक फास्ट क्विक फास्ट क्विक फास्ट क्विक फास्ट, डू नॉट वेस्ट द टाइम, give your reply. I am waiting your reply, I am waiting your reply. well बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर। अब मेरा यहाँ से करेक्ट, देखो एक बार करेक्ट आंसर सुनो, रेशनल सभी, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, रेशनल सभी का दूंगा मैं आपको ना, 1 by 1 दूंगा, लेकिन इसलिए अभी मेरा करेक्ट आंसर सुनो कि भाई प्यूबर्टी के समय वॉइस चेंजेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो केवल
केवल कौन होता है, केवल और केवल कौन होता है माय डियर, एंड्रोजन्स होते हैं। क्या होते हैं वो, ओवेरियन एंड्रोजन भी है, वो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स का एंड्रोजन भी है। केवल आप इतना ध्यान रखना कि जो एंड्रोजन हार्मोन्स हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो इस सेंजमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आवाज में हैवीनेस, भारी आवाज में भारी होने के लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एंड्रोजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉइस चेंजेस एट द ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी। वेल, बहुत अच्छा। देन इसके बाद में माय नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट। यानी कि आप पढ़ते हो प्यूबर्टी के 5 साइन, उन 5 साइन में एक साइन आता है थैलार्की। थैलार्की का मतलब होता है ऑनसेट ऑफ द ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट का शुरू होना। तो माय डियर यहाँ से क्वेश्चन है कि थैलार्की के लिए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है, जो प्राइमरी हार्मोन है, वो कौन सा है? क्या प्रोजेस्टेरोन से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी के समय? क्या एस्ट्रोजन से होता है? क्या प्रोलैक्टिन से होता है? या T3 या फिर T4 से होता है? गिव योर रिप्लाई माय डियर। ये बड़े शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर आप इनका सही रिप्लाई करोगे तो आई होप आप अपने आप को ये समझ सकते हो कि मेरा IQ लेवल बहुत अच्छा है, और नहीं तो कम से कम मेरी OBC के अंदर मेरी कमांड शानदार जानदार है, और कि मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस का आपने सही सही जो बच्चा रिप्लाई कर रहा है वो समझ जाना, उसके गायनिक में बड़ी OBG में बड़ी अच्छी कमांड है। और अगर कुछ दिन अगर आप लेक्चर के साथ कंटिन्यू अगर आपने लेक्चर देखा तो आपकी और भी शानदार OBG के अंदर कमांड बनने वाली है। तो आपका रिप्लाई करो। वेल सब बच्चे रिप्लाई करो, कोई रिप्लाई अपने पास नहीं रखेगा। अरे रखा हुआ क्या काम आएगा आपको पता है? अगर कोई चीज़ अगर घर में रखे हुए रहते हैं तो रखी खराब हो जाती है। अगर रिप्लाई को अपने पास में रखोगे तो आपका लेवल ऑफ नॉलेज और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने पास मत रखो, निकालो बाहर, निकाल डालो, फोड़ डालो, बाहर निकाल डालो ना। हाँ, तो कौन सा थैलार्की के लिए, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? कुछ का प्रोलैक्टिन भी आ रहा है, कुछ का प्रोजेस्टेरोन भी आ रहा है, कुछ का एस्ट्रोजन भी, कुछ तो T3 T4 भी। वह बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मेरा यहाँ से करेक्ट आंसर जान लीजिए लेडीज एंड जेंटलमैन। हे गाइस, हे लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम अनाउंसिंग द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है विच रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, विच रेस्पॉन्सिबल फॉर थैलार्की। और माय डियर, माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी है गाइस। कम ऑन, कुछ बच्चों को झटका लगा होगा, या महिला ये क्या हुआ एस्ट्रोजन। मैं कारण दूंगा, अभी एक पल के लिए मैंने कहा कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, फिर मैं उसके बाद में एक हायरार्की से आपके सारे कंसेप्ट, सारे डाउट्स को रिजोल्व करूंगा। यहाँ पे इतना ध्यान रखो कि जो थैलार्की है इसके ऑनसेट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर 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 क्लियर। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन? हे गाइस, गिव योर रिप्लाई यस और नो। आर यू रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन? बी रेडी, बी अलर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आने ही वाला है आपके सामने, और आ गया ये लो बच्चना, ए हसीनो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनार्की? ओ माय गॉड, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनार्की? सोचो, गेस करो, अनुमान लगाओ। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनार्की? मेनार्की का मतलब फर्स्ट मेंसेस, बिगिनिंग ऑफ द मेंसेस, मेंसेस की बिगिनिंग के लिए, फर्स्ट मेंसेस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है वो कौन सा है? क्या यहाँ से प्रोजेस्टेरोन है मेनार्की के लिए रेस्पॉन्सिबल? क्या एस्ट्रोजन है? क्या प्रोलैक्टिन है? या फिर FSH या फिर LH है? हे गाइस, come on everybody, give your reply. क्या who is the responsible for menarche? Which of the following is responsible for beginning of the menses? menses की beginning के लिए, menarche के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? क्या प्रोजेस्टेरोन होता है? क्या एस्ट्रोजन होता है? क्या प्रोलैक्टिन होता है? क्या FSH एंड LH होता है? आई वांट्स करेक्ट आंसर है।
वेल 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 वेल, बहुत अच्छा, शानदार शानदार, जबरदस्त अंधा प्रदर्शन आपका रिप्लाई हुआ है। बट अरे जो बच्चे अभी सभी बच्चों का रिप्लाई नहीं है। अरे जो बच्चे हैं वो क्या अचार डालोगे अपने रिप्लाई का? डालो, लाइव सेक्शन में डालो और देखो कितने लोगों के सामने आपका सही है, कितने लोगों के सामने आपका आंसर गलत है। गलत है तो कितना गलत है। वेरी गुड। अब मेरा आंसर सुनिए यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ मेनार्की या फिर बिगिनिंग ऑफ द मेंसेस? तो माय डियर, देयर इज आल्सो एस्ट्रोजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनार्की। अब देखो एस्ट्रोजन का 3 जगह आंसर जा रहा है। प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए भी एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल, ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल, मेनार्की के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन क्या है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है। क्लियर माय डियर? वेल मेरे ख्याल से क्वेश्चंस हाल फिलहाल के लिए इतने ही थे। तो अब अपन बात करने जा रहे हैं माय डियर, जो अपने मुद्दे की बात है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे जो आपको, अब देखो जो मैंने अभी आपको, आपके बहुत अच्छे रिप्लाई, बड़े शानदार आपके रिप्लाई आए। अब मेरी बात सुनना, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर इन 3 पॉइंटों में है। HPO एक्सिस के अंदर, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, GH एंड IGF-1 के अंदर, इन सभी में, इन 3 पॉइंट में, इन 3 स्ट्रेटजी के अंदर आपके हर एक क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। माय डियर, यहाँ से हेडिंग अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं यहाँ से अभी अपन पढ़ के आ रहे थे, कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। हे गाइस, फोकस ऑन दी वर्ड। क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ ए ऑनसेट, कॉजेज ऑफ ए ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी के ऑनसेट का क्या कारण है। तो माय डियर ध्यान रखना, ना तो अकेला एस्ट्रोजन प्यूबर्टी को शुरू करवा सकता, ना अकेला आपका FSH LH प्यूबर्टी को शुरू करवा सकता, ना अकेला आपका कोई प्रोजेस्टेरोन या थायराइड ग्लैंड का कोई हार्मोन या एड्रिनल ग्लैंड का कोई हार्मोन अकेला प्यूबर्टी का ऑनसेट नहीं करवा सकता। नेवर 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 नेवर, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो माय डियर ध्यान रखना, जो प्यूबर्टी का जो ऑनसेट होता है, इस प्यूबर्टी के ऑनसेट में, प्यूबर्टी के शुरू होने में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलप होने के लिए यहाँ से 3 चीजें, 3 एक्सेस, 3 फैक्टर मेन रेस्पॉन्सिबल है, जिनमें से माय डियर जो पहला फैक्टर है वो है HPO, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको ओवेरियन साइकिल के अंदर, और आज यहां से कुछ नया सिखाने वाला हूं, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस। जो दूसरा फैक्टर है वो है थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। ध्यान रखना, केवल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और ओवेरी से ही प्यूबर्टी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इसके लिए थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड भी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि प्यूबर्टी के कौन से साइन के लिए, कौन से सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ की एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का GH ग्रोथ हार्मोन भी प्यूबर्टी के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है। IGF-1 यानी कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, और इसके साथ साथ में 2 भी होता है, IGF-2 भी होता है, लेकिन 2 कम रेस्पॉन्सिबल होता है, IGF-1 ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। ये भी अपन देखेंगे कैसे क्या होता है। तो माय डियर अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स, 2000 कॉज ऑफ ऑनसेट, कॉजेज ऑफ द ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी, वो फैक्टर्स जो प्यूबर्टी के ऑनसेट को कॉज करते हैं। तो इनमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं HPO एक्सिस। तो माय डियर अब यहाँ से ध्यान रखना, HPO एक्सिस कैसे प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ से मेरी आप एक बात समझिएगा, मेरी एक बात आप गांठ बांध लीजिएगा। लो मैं आपको दिखा देता हूँ, या फिर मैं बता देता हूँ कि जो एक थ्योरी है टैनर एंड मार्शल है गाइस, फोकस ऑन दी पॉइंट। टैनर एंड मार्शल थ्योरी के अकॉर्डिंग प्यूबर्टी के 5 साइन होते हैं। है गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। टैनर एंड मार्शल के अकॉर्डिंग प्यूबर्टी के 5 साइन हैं। देयर आर 5 साइन अकॉर्डिंग टू टैनर एंड मार्शल
मार्शल किसके ऑफ द प्यूबर्टी, कौन कौन से, पहला साइन कौन सा है, थैलार्की, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, ध्यान रखना ब्रेस्ट का डेवलपमेंट 8 से 10 वीक के ऊपर शुरू हो जाता है, 8 से 10 वीक नहीं, 8 से 10 साल के ऊपर, वीक नहीं 10 ईयर के ऊपर पहला साइन होता है प्यूबर्टी का थैलार्की, जो 8 to 10 ईयर के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। दूसरा साइन होता है प्यूबर्टी का जिसे अपन क्या कहते हैं, एड्रीनर की, अपीयरेंस ऑफ द एक्सिलरी हेयर, ये दूसरा साइन है एड्रीनर की। तीसरा साइन है प्यूबेर की, अपीयरेंस ऑफ द प्यूबिक हेयर, मांस प्यूबिस के ऊपर हेयर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये तीसरा साइन है। एड्रीनर की और प्यूबेर की, इन दोनों का ऑनसेट होता है 10 से 12 साल के ऊपर है। कम ऑन एवरीबॉडी, फोकस ऑन द पॉइंट है, एड्रीनरी और प्यूबेर की एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होता है शुरू होना कितने वीक के ऊपर, 10 से 12 साल। चौथा साइन होता है इंक्रीजमेंट इन दी हाइट या फिर ग्रोथ स्प्रुट जिसे आप कहते हो, यानी कि इसी 10 से 16 साल की एज में, इसी प्यूबर्टी एज में जो मैक्सिमम हाइट का रेशियो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो प्यूबर्टी का फोर्थ साइन कौन सा होता है, इंक्रीजमेंट इन दी हाइट। और फिफ्थ और लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी जिसे अपन क्या कहते हैं, मेनार्की, फर्स्ट मेंसेस, बिगिनिंग ऑफ द मेंसेस, स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि फिफ्थ और लास्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी इज मेनार्की। आई थिंक मैंने ये पांचों साइन, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, मैंने यहाँ पे मेंसेस किए हैं। क्या मेंसेस किए हैं, अकॉर्डिंग टू टेनर और मार्शल, टेनर और मार्शल के अकॉर्डिंग 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के 5 साइन हैं, रिमेंबर कर लीजिएगा यहाँ से। अभी उन तीनों फैक्टर में ये साइन अपने अपने रोल निभाएंगे। जैसे कि थैलार्की है, थैलार्की का मतलब ऑनसेट ऑफ ए ब्रेस्ट डेवलपमेंट, पहला साइन है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आता है, द फर्स्ट एविडेंस या फिर फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी, तो आपका आंसर जाना चाहिए थैलार्की। सेकेंड होता है एड्रीनर की, और ध्यान रखना थैलार्की ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट कितने साल पे शुरू हो जाता है, 8 से 10 साल के ऊपर शुरू हो जाता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट पहली बार। देन इसके बाद में एड्रीनर की, अपीयरेंस ऑफ एक्सिलरी हेयर, एक्जिला में हेयर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू होते हैं, कितनी ईयर पे, 10 से 12 साल पे। प्यूबेर की, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर, जो अपना मॉन्स प्यूबिस होता है, जो वल्वा के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इस मॉन्स प्यूबिक के ऊपर ट्राइंगुलर शेप के अंदर या फिर इसियन पैटर्न के अंदर प्यूबिक हेयर ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्यूबेर की कहते हैं। प्यूबेर की का मतलब प्यूबिस, प्यूबिस के ऊपर हेयर का डेवलपमेंट होना है। फिर अपीयरेंस ऑफ द प्यूबिक हेयर, कितने साल पे अपीयर होने लग जाते हैं प्यूबिक हेयर, 10 से 12 साल पे। एक्सिलरी हेयर भी 10 से 12 साल पे। देन इंक्रीजमेंट, सॉरी ये लिखने में थोड़ा हो गया, इंक्रीज मैन हो गया यहाँ पे, ये इंक्रीज मैन हो गया, ये इंक्रीजमेंट है। इंक्रीजमेंट का मतलब बढ़ना, इंक्रीजमेंट इन हाइट यानी कि फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ भी क्या होती है, प्यूबर्टी एज में बढ़ती है, बड़ी फास्ट बढ़ती है। इसका भी कारण मैं आपको बताऊंगा। ये फिजिकल ग्रोथ बेसिकली कितनी ईयर के ऊपर सबसे ज़्यादा बढ़ती है, जिसे आप ग्रोथ स्पुट भी कहते हो। 12 से 13 साल के ऊपर क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, प्यूबर्टी, यानी मैक्सिमम हाइट बढ़ती है। इसका रेशनल बड़ा अच्छा मैं आपको दूंगा, थोड़ा बने रहिए लेक्चर के साथ में। देन मेनार्की, मेनार्की का मतलब है बिगिनिंग ऑफ मेंसेस, यानी कि मेंसेस की क्या होना, बिगिनिंग, यानी कि मेनार्की इज द लास्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी अकॉर्डिंग टू टेनर एंड मार्शल थ्योरी। और मेनार्की का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ मेंसेस। और ध्यान रखना मेंसेस की बिगिनिंग कितने ईयर पे होती है, 13 से 16 से। गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द पॉइंट। अगर यहाँ से देखो, अगर पूछे प्यूबर्टी का ऑनसेट तो 12 से 16 साल या 10 से 16 साल, एवरेज 13 साल। अगर पूछे मेनार्की कब शुरू होती है, 13 से 16 साल। अगर पूछे आपसे कि फिजिकल ग्रोथ प्यूबर्टी एज में कितने साल पे बढ़ती है ज्यादा, 12 से 13 साल पे। अगर कहे कि एड्रीनर की और प्यूबेर की कब होते हैं तो 10 से 12 साल पे। अगर पूछे थैलार की कब स्टार्ट हो जाती है तो 8 से 10 साल के ऊपर। हर एक क्वेश्चन का अपना एक आंसर है। और माय डियर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आपको इन फ्यूचर पुट अप हो सकता है। प्रीवियसली तो ये बहुत से सभी क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, इन फ्यूचर ही पुट अप। तो आप यहाँ से पांचों के पांचों साइन जान चुके हो प्यूबर्टी के। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी तक सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है, टू मच इंपॉर्टेंट है, क्या है, थैलार्की इज द फर्स्ट साइन या फिर एविडेंस ऑफ प्यूबर्टी एंड मेनार्की इज द लास्ट साइन और लास्ट एविडेंस ऑफ ए प्यूबर्टी। अब इन सभी का कारण आप मुझसे जानिए, सभी का कारण आप मुझसे समझिए।
और जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको सोल्व करवाए हैं उन क्वेश्चंस को भी आप समझ रहे। अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए 3 फैक्टर कारण हैं, 3 फैक्टर हैं जो प्यूबर्टी के ऑनसेट को कॉज करते हैं। पहला है HPO एक्सिस, दूसरा है थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड, तीसरा है ग्रोथ हार्मोन एंड IGF-1। अब मेरी बात आप यहाँ से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनिएगा? मैं एक पहला समझा रहा हूं HPO एक्सिस कैसे रेस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए। अब देखिए पहले क्या समझा रहा हूं, HPO एक्सिस कैसे प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मैं यहां से एक व्हाइट पेज ले रहा हूं ताकि इसको मैं आपको ड्रॉ करके समझा सकूं, है ना। ये लो मैंने उठा लिया यहां से व्हाइट पेज, और अपन समझ रहे हैं HPO एक्सिस कैसे कॉज करता है प्यूबर्टी को। तो माय डियर, मैं पहले तो कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये चीज़ आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ से मैं आज आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताने वाला हूँ जो एग्जाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, एच का मतलब हाइपोथैलेमस है, पी का मतलब पिट्यूटरी और ओ का मतलब क्या है, ओवेरी है। हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सेस। माय डियर ध्यान रखना, जैसे ही एक वुमेन प्यूबर्टी एज में पहुँचती है, नियर अबाउट प्यूबर्टी पहुँचती है, तो इस वुमेन का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है। और आपको पता है हाइपोथैलेमस एक हार्मोन देता है GnRH, ग्रोथ हार्मोन, सॉरी गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। GnRH का पूरा नाम क्या है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। और माय डियर, यू नो ऑलरेडी कि ये GnRH किसको स्टिमुलेट करता है, AP को, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। कौन स्टिमुलेट करता है, GnRH। जिससे क्या होता है कि ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है ये एक हार्मोन रिलीज करती है। देखो, हार्मोन तो 2 देती है, FSHP और LSP, लेकिन जो सबसे पहले और जो प्राइमरली जो हार्मोन आता है AP से, वो कौन सा आता है, FSH। तो अपन यहाँ पे FSH की बात करेंगे। साहब, AP कौन सा हार्मोन दी, FSH हार्मोन दिया। किसने, एंटीरियर पिट्यूटरी ने। अब भाई ये FSH ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दौड़ता हुआ, रेस लगाता हुआ, बेचारे के सांस भरने लग गया और दौड़ता हुआ आता है कहाँ पर है, ओवेरी के अंदर। हे कम ऑन एवरीबॉडी, कहाँ पे आता है ये, ओवेरी के अंदर आता है। और आपको पता है कि ओवेरी का ये जो कोर्टेक्स पार्ट है, इस कोर्टेक्स पार्ट के अंदर क्या पड़े रहते हैं, प्राइमरी फोलिकल। तो ये FSH आकर के ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ओवेरी के कोर्टेक्स पार्ट में जो प्राइमरी फोलिकल्स पड़े हैं, इन प्राइमरी फोलिकल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। जब प्राइमरी फोलिकल्स FSH के इफेक्ट के अंदर स्टिमुलेट होते हैं, तो मैं पढ़ा चुका हूँ प्राइमरी फोलिकल को कवर करने वाली कौन सी सेल, ग्रेन्युलोसा सेल, जिन्हें कोरोना सेल भी कहते हैं। ये सेल 2 हार्मोन देती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लेकिन मैक्सिमम कौन सा देती हैं, मैक्सिमम कौन सा देती हैं, एस्ट्रोजन देती हैं। पेनगी ग्रेन्युलोसा सेल प्राइमरी फोलिकल की मैक्सिमम कौन सा हार्मोन देती है, माय डियर, एस्ट्रोजन देती है। और अभी अपन ने क्या कहा कि प्यूबर्टी के 5 साइन है। 5 साइन में पहला साइन कौन है, थैलार्की है। थैलार्की का मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। और अपन ने जो क्वेश्चन देखा था कि थैलार्की के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और अपन ने करेक्ट आंसर माना था, क्या माना था, एस्ट्रोजन। तो माय डियर, इस प्रकार से सबसे पहले सबसे ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन आ रहा है। और ये एस्ट्रोजन ब्रेस्ट की सेल्स में, एल्यूलाई की सेल मास में, ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट के अंदर हाइपरप्लेजिया करके उनकी संख्या को बढ़ा करके और ब्रेस्ट की साइज को बढ़ाता है, ब्रेस्ट क्या करता है, डेवलप करता है। इसलिए एस्ट्रोजन इज द प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट आफ्टर डिलीवरी। ध्यान रखना, आफ्टर ए डिलीवरी, बट इन at the onset of puberty या फिर इन द बिगिनिंग ऑफ ए प्यूबर्टी, एस्ट्रोजन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर थैलार्की, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अब कुछ बच्चों के माइंड में आंसर आता है, या फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, या फिर कुछ को तो जबरदस्ती ही कोचिंगों में, कॉलेजों में, या फिर गूगल भी क्या कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। ध्यान रखना, आप देखो, अगर आपको कभी अगर बीट नहीं होना है, कि भी कभी किसी से मात नहीं खानी है, तो कभी भी गूगल के ऊपर जो डाटा
दावा मिलता है 100% उसके साथ में दावा मत करना, वरना कभी ना कभी आप मत खा जाओगे, बीट कर जाओगे, कहने कभी ना कभी आप हार जाओगे। क्योंकि ध्यान रखना, गूगल के ऊपर बहुत से डाटा पुराने होते हैं, अपडेटेड नहीं रहते हैं, बहुत से डाटा गलत भी होते हैं, इसलिए गूगल पे कभी 100% दावा मत करना गूगल के भरोसे। हाँ, किसी ऑथेंटिक बुक के भरोसे कर सकते हो, जैसे कि भाई ओबीसी की बात है, डीसी दत्ता की बात के ऊपर आप दावा कर सकते हो। ओबीसी की बुक आती है सबसे टॉप लेवल की, विलियम्स की बुक आती है 7,500 रुपए की आती है, इतनी मोटी बुक आती है, मैं दिखाऊंगा उस रूम में लगे कभी। कहने का मतलब वो अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसके ऊपर आप दावा कर सकते हो। एनक्लेस के ऊपर भी दावा कर सकते हो, लेकिन कुछ डेवलपिंग जो माइलस्टोन्स होते हैं उन पे दावा मत करना, ध्यान रखना, क्योंकि डेवलपिंग माइलस्टोन्स के ऊपर ये डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर, और यूएस का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, इंडिया का एनवायरनमेंट थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए वहाँ पे हल्का फुल्का वेरिएशन देखने को मिलता है। तो माय डियर, यहाँ से देखिए, इस हायरार्की के अंदर सबसे पहले आने वाला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, और प्यूबर्टी का पहला साइन वो क्या है, थैलार्की। इसलिए थैलार्की की यानी कि ब्रेस्ट के ऑनसेट के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमरली एस्ट्रोजन। लेकिन अब मेरी बात सुनना, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए प्रोलैक्टिन भी रेस्पॉन्सिबल है, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्टेरॉन भी डेवलप है, लेकिन प्राइमरली प्रोलैक्टिन नहीं होता। कुछ एक लोग ये दावा करते हैं, कुछ एक बुकें भी दावा करती हैं कि भाई जो प्रोलैक्टिन होता है ये प्यूबर्टी से पहले भी एक वुमेन की और एक मेल की ब्लड में सर्कुलेट करता रहता है। लेकिन माय डियर ध्यान रखना, अभी तक किसी साइंटिस्ट ने सिर्फ एक ही बात कही कि साहब प्रोलैक्टिन का काम होता है मिल्क सिंथेसिस का, मिल्क बनाने का। जो एल्विलाई होती है, ब्रेस्ट की जो फंक्शनल यूनिट होती है, जो मिल्क का सीक्रेशन करती है, जो मिल्क बनाती है, उस एल्विलाई को स्टिमुलेट करके क्या बनाना, मिल्क बनाना, मिल्क का सिंथेसिस करवाना। ये तो पक्का काम है किसका, प्रोलैक्टिन का। लेकिन इसके अलावा प्रोलैक्टिन के किसी भी फंक्शन पे दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट क्या नहीं है, श्योर नहीं है। तो आप भी कभी मत होना। मानता हूं कि जो प्रोलैक्टिन है वो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन आफ्टर बर्थ, ध्यान रखना, जैसे ही चाइल्ड बर्थ हो जाता है और चाइल्ड बर्थ के बाद में जो प्यूपेरियम होता है, फिर जो लैक्टेशनल पीरियड होता है, तो बेबी को क्या चाहिए होता है, मिल्क चाहिए होता है। लेकिन मिल्क के लिए पहले ब्रेस्ट को प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा मिल्क बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, इन ब्रेस्ट को मिल्क के लिए प्रिपेयर, मिल्क के सिंथेसिस के लिए स्टिमुलेट कौन करता है, प्रोलैक्टिन करता है। इसलिए प्रोलैक्टिन इज also responsible for breast development, but after a child birth, after delivery, not before delivery or in the puberty। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देन इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन भी ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। भाई देखो, जब कोई वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो आपको होता है प्रेगनेंसी में 12 वीक के ऊपर सीक्रेशन, स्टिकी चिपचिपे सीक्रेशन देखने को मिलते हैं, 16 वीक के ऊपर येलोइश कलर के सीक्रेशन देखने को मिलते हैं। तो इन सभी सीक्रेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन भी रेस्पॉन्सिबल है। तो माय डियर, प्रोजेस्टेरोन भी ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन भी रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन ध्यान रखना एस्ट्रोजन भी रेस्पॉन्सिबल है। पहली प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, एस्ट्रोजन को दी जाएगी। देन प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद में, चाइल्ड बर्थ के बाद में अगर बात करो तो प्रोलैक्टिन को दी जाएगी। अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बात करो तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बोथ आर दी रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर माय डियर, इतनी बात। तो ये तो बात हुई किसकी, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्यूबर्टी के ऑनसेट के लिए। क्योंकि प्यूबर्टी के ऑनसेट में एक साइन होता है थैलार्की। सो थैलार्की प्यूबर्टी का साइन है, और थैलार्की के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन किस एक्सिस से आ रहा है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस से आ रहा है। तो माय डियर, अपन ने यहाँ से देखा कि साहब एचपीओ एक्सिस कॉजेज ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी, या फिर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी। क्लियर माय डियर। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा। थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड बोथ आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी। हाउ, कैसे थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड प्यूबर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इस बात को मेरी आप जरा ध्यान से समझिएगा। अपन व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे समझते हैं, ब्लैंक पेन लेकर के।
मेरी बात को ध्यान समझिएगा। अभी अपन ने क्या कहा कि प्यूबर्टी का फोर्थ साइन क्या होता है, इंक्रीजमेंट इन दी हाइट, यानी कि फिजिकल ग्रोथ आल्सो ए साइन ऑफ ए प्यूबर्टी। तो माय डियर, जो हाइट जो बढ़ती है, जो फिजिकल ग्रोथ जो होती है, बोन ग्रोथ जो होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है 12 से 13 साल के ऊपर। अब देखिए 12 से 13 साल पे क्यों होती है, क्योंकि देखिए अपनी जो थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन आते हैं मेन, T3 एंड T4। इनके बारे में तो आप जानते हो कि T3 एंड T4 इज द मेन मेटाबॉलिक हार्मोन, बेसल मेटाबॉलिक हार्मोन, जो अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं। ये हार्मोन कौन से हैं, T3 और T4। और T3 T4 कहाँ से आते हैं, थायराइड ग्लैंड से आते हैं। अब मुझे ऐसे बताओ, अगर T3 T4 अगर कम हो जाए, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाए, हीट प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाए, तो क्या फिजिकल ग्रोथ हो पाएगी, कभी नेवर, कभी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए थायराइड ग्लैंड आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल ग्रोथ और आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, बिकॉज फिजिकल ग्रोथ इज आल्सो ए साइन ऑफ ए प्यूबर्टी। देन इसके बाद में, थायराइड के बाद में अपन बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड की। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे अपने ओवेरी के दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। माय डियर, इसी प्रकार से आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो जो एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है माय डियर, इस कॉर्टेक्स पार्ट से सीक्रेशन होता है एंड्रोजन्स का। क्या, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट से किनका सीक्रेशन होता है, एंड्रोजन्स का सीक्रेशन होता है। और ध्यान रखना, यहाँ पे जो मेन एंड्रोजन होता है कौन होता है, एक तो मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है कौन सा, DHEA। पूरा नाम मैं बताऊं आपको, डी का डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन, DHEA का पूरा नाम है डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन इज एंड्रोजन विच सीक्रेट फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। और ध्यान रखना, इन्हीं एंड्रोजन की वजह से वॉइस के अंदर चेंजेज होते हैं, जो अपनी सीबीसीएस ग्लैंड्स होती है बॉडी की, जिनसे सीबम बनता है। ध्यान रखना, इन सीबम का ज़्यादा सीक्रेशन या फिर सीबम भी सीक्रेट किसकी वजह से होता है, इसी एंड्रोजन हार्मोन की वजह से होता है, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और जो एड्रिनल की और प्यूबियर की है, यानी कि एक्सिलरी हेयर और प्यूबिक हेयर जो डेवलप होते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो भी एंड्रोजन की वजह से ही ग्रो करते हैं। कहने का मतलब एंड्रोजन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रिनल की, प्यूबियर की एंड वॉइस चेंजेज, यानी कि चेंजेज इन दी वोकल कॉर्ड। सो माय डियर, प्यूबर्टी के ऑनसेट के अंदर एड्रिनल ग्लैंड भी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट से जो आने वाला एंड्रोजन है, ये वोकल चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एक्सिलरी हेयर ग्रो करवाने में रेस्पॉन्सिबल होता है, प्यूबिक हेयर ग्रो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो एड्रिनल ग्लैंड आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑनसेट ऑफ ए प्यूबर्टी। देन इसके बाद में जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड कोज है प्यूबर्टी के ऑनसेट का, वो है GH का मतलब यहाँ पे है ग्रोथ हार्मोन। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। एक तो अपन ने देखा कि भाई जो ग्रोथ बढ़ती है, फिजिकल ग्रोथ जो होती है, जो हाइट जो इंक्रीज होती है, इन सभी के लिए रेस्पॉन्सिबल T3 और T4 भी है, यानी कि थायराइड ग्लैंड भी है। लेकिन ध्यान रखना, फिजिकल ग्रोथ के लिए, हाइट के लिए GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन भी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। और माय डियर, फॉर काइंड योर नॉलेज, ध्यान रखना, ये जो ग्रोथ हार्मोन होता है, इसका पीक सीक्रेशन, ज़्यादा सीक्रेशन, मैक्सिमम सीक्रेशन कब होता है, प्यूबर्टी एज में होता है। कितने साल पे होता है, 12 से 13 साल पे होता है। इसलिए जो GH हार्मोन ज़्यादा आ रहा है, वो भी कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। कब आ रहा है, 12 से 13 साल पे आ रहा है, प्यूबर्टी एज में आ रहा है। और ग्रोथ हार्मोन की वजह से जो अपनी बॉडी का सेल मास होता है, सेलुलर मास होती है, मसल टिश्यू होती है, बोन टिश्यू होती है, इनमें क्या होता है, ग्रोथ होती है, इनकी संख्या बढ़ती है, साइज
साइज बढ़ती है, जिससे कि फिजिकल ग्रोथ होती है, पर्सन की हाइट बढ़ती है, बोन की साइज बढ़ती है. सो माय डियर, GH हार्मोन आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ए onset of puberty because GH increases the height. GH responsible for physical growth or increasement in the height and physical growth also a sign of a puberty. Then इसके बाद में एक चीज आप यहाँ से और ध्यान रखना, IGF इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर भी रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, हाइट के इंक्रीजमेंट के लिए. कैसे होता है, लेकिन ध्यान रखना IGF का सीक्रेशन ऐसे नहीं होता है. और कहाँ से होता है, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही ध्यान रखना प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है और GH का मैक्सिमम सीक्रेशन होता है, देन इसके साथ साथ में जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी से GH का सीक्रेशन होता है, तो माय डियर होता क्या है, यहाँ से AP ने क्या दिया, GH. अब ये ग्रोथ हार्मोन है, अब ये एंडोक्राइन हार्मोन है. सो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू घूमता हुआ ये GH किसके पास में आता है, अपनी बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गन जिसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 लोब होते हैं माय डियर, क्या नाम है, लीवर. इस लीवर के पास में आता है और लीवर को ये ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जिससे लीवर 2 प्रोटीन रिलीज करता है, एक तो IGF-1 और एक IGF-2. IGF का मतलब होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, नाम ही ग्रोथ फैक्टर है. और ध्यान रखना इस IGF-1 और IGF-2 के अपनी बॉडी की हर सेल में, हर मसल सेल में, हर बोन सेल में IGF-1 और IGF-2 के क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जिनसे बाइंड होकर के वो सेल की साइज को बढ़ाते हैं, उनकी सेल डिवीजन की रेट को बढ़ाते हैं, यानी कि संख्या को बढ़ाते हैं, जिससे बोन की साइज बढ़ती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल्स की साइज बढ़ती है, बॉडी ग्रोथ करती है, फिजिकल ग्रोथ होती है. लेकिन ध्यान रखना IGF-1 एंड IGF-2 इन दोनों में से फिजिकल ग्रोथ के लिए जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो मेन होता है इन फैक्टर में से, वो होता है IGF. ध्यान रखना IGF है वो एक प्रकार से GH का असिस्टेंस होता है, GH को हेल्प करता है फिजिकल ग्रोथ बढ़ाने के अंदर. ऐसे कॉलेजेस के अंदर प्रिंसिपल के असिस्टेंट होते हैं, वॉइस प्रिंसिपल. इसी प्रकार यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन का असिस्टेंट कौन है, IGF-1 और IGF-2. लेकिन ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल कौन है माय डियर, यहाँ से IGF-1 ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है फिजिकल ग्रोथ के अंदर हेल्प करने के लिए. तो माय डियर अब यहाँ से आपने हर एक चीज़ जानी, क्या जानी कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, एस्ट्रोजन. मानते हैं कि प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन भी है, लेकिन ये प्यूबर्टी के टाइम नहीं, प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है और जो अपना प्रोलैक्टिन होता है वो आफ्टर चाइल्ड बर्थ है. देन इसके अलावा अपन ने कहा कि प्यूबर्टी के लिए, एड्रिनल के लिए, सीबम प्रोडक्शन के लिए, वॉइस चेंजेस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन रेस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मेनार्की के लिए कौन सा, ये वन ऑफ द इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन रह गया कि मेनार्की के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनार्की, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ध्यान रखना माय डियर मेनार्की के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन, देखो रेस्पॉन्सिबल तो GnRH, FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सब हैं, लेकिन जो प्राइमरी हार्मोन होता है पहला, जिसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है, वो होता है एस्ट्रोजन. कैसे होता है एस्ट्रोजन, क्योंकि मेंसेस एस्टैब्लिश होना, मेंसेस एस्टैब्लिश होने का मतलब एंडोमेट्रियम का ग्रो करना, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होना, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होना. और एंडोमेट्रियम की ग्रोथ कब होती है, किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से. एंडोमेट्रियम शेडिंग कब होती है, जब ये ग्रो करेगी तब क्या होगी, शेडिंग होगी. और वही प्रॉपर शेडिंग कब होगी, जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों का लेवल क्या होगा, कम होगा, तब प्रॉपर एंडोमेट्रियम की क्या होगी, शेडिंग होगी. सो ग्रो के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है एंडोमेट्रियम की, वो रेस्पॉन्सिबल है कौन, एस्ट्रोजन. सो गाइज आप ध्यान रखना शेडिंग बाद में होगी जब पहले एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी. भाई देखो अगर एंडोमेट्रियम ने ग्रो ही नहीं किया, एंडोमेट्रियम की थिकनेस ही नहीं बढ़ी, शेडिंग कहाँ से होगी. इसलिए पहले ग्रोथ होना जरूरी है. इसलिए माय डियर जो पहला वो ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है. इसलिए प्राइमरली जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन है मेनार्की के लिए वो कौन सा है, एस्ट्रोजन. होने को प्रोजेस्टेरोन भी है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन को सेकेंडरी प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी किसे है,
एस्ट्रोजन को होने को एंड्रोजन्स भी है, लेकिन एंड्रोजन्स को भी सेकेंडरी प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी किसे है यहाँ पे? एस्ट्रोजन को। क्लियर माई? आई होप आपके सभी क्वेश्चंस का इस हायरार्की में आंसर आ गया होगा। फिर भी अगर गलती से कोई रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हो, बेझिझक बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, समय होने को चला है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो बच्चे नए आए हैं वो प्रीवियस लेक्चर जल्दी से जल्दी अपने फिनिश कर ले और लाइव लेक्चर के साथ में कंटिन्यू बने रहे, ताकि उनकी स्टडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनके कंसेप्ट 1 by 1 क्लियर होती जाए। और माय डियर, गुमराह नहीं होना है, पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखनी है, पंचुअलिटी रखनी है, तभी जाकर के आपको सक्सेस मिलनी है। अदरवाइज पंचुअलिटी जब तक नहीं रखोगे तब तक कुछ भी नहीं होना है माय डियर, कोई भी रास्ता नहीं निकलना है। वेल, इतनी बात। और अब मुझे ईमानदारी से बताओ, लेक्चर को किस किस ने शेयर नहीं किया? अब बार बार कहने की आवश्यकता थोड़ी पड़ेगी मुझे, है बार बार, तो फिर ऐसे कहने में ध्यान रखना। आप ध्यान रखो, जैसे ही आप क्लास स्टार्ट होते ही देखो आपको नोटिफिकेशन 5-10-15 मिनट पहले ही मिल जाता है। जैसे नोटिफिकेशन मिलता है क्लिक करो और उसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, तो एक क्लास के बीच के अंदर अपने को डिस्टर्बेंस नहीं हो, मुझे भी कहना नहीं पड़ेगा कि साहब शेयर करो, है ना। देखो आपके सोचने की बात है। देखो, जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो कि लेक्चर को शेयर तो आप कर ही सकते हो, है ना। चलो, वेल डियर, थैंक्स ए लॉट। आज के लिए इतना ही। इवनिंग में मिलते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ में, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के साथ में, AB इनकॉम्पेटिबिलिटी के साथ में, फिटस का ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ बड़े शानदार तरीके से। बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। वेल डन, थैंक्स ए लॉट अगेन एवरीवन।